हेलो फ्रेंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया होना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे, देखो यार आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। फास्ट का मतलब आप फालतू में कमेंट मत करो, आप मेरा टाइम वेस्ट कर देते हो। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल जहां पर 4 क्लास में होना चाहिए था, आज अपनी 5वीं क्लास पहुंच गई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, चलो पहुंच गए लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 5। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मेटलर्जी होती है, धातु कर्म मेटलर्जी क्या है? अयस्क से मेटल को निकालना। क्योंकि आपको पता है मेटल आपको प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं, किसी ना किसी और फॉर्म में मिलता है, उससे हम लोगों को मेटल निकालना है। उसके स्टेप क्या आपको पता है या भूल गए? सर सबसे पहले जो अयस्क था, आप लोग उसको क्रश करके उसका चूरा बना रहे थे। उसके बाद में क्या था सर? चूरे में जो इम्प्योरिटी थी, जो बालू कंकड़ या और कुछ आपकी मिट्टी वगैरह थी, उसको अलग कर रहे थे। इस चीज को आपने बोला था कंसंट्रेशन यानी सांद्रण। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था? जैसे मान लो कैल्शियम है, अगर वो आपको कार्बोनेट स्टेट में पाया जा रहा है, या मान लो लेड है, वो आपको सल्फाइड स्टेट में पाया जा रहा है। हमारा पूरा उद्देश्य क्या है? इसको ऑक्साइड में बदलना। क्या सही बात है क्या? इसको ऑक्साइड में बदलना। तो तीसरा स्टेप था हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हमको ऑक्साइड में बदलना है। अगर ऑक्साइड आपको मिल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका रिडक्शन करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है सर? इससे ऑक्सीजन निकाल देंगे। तो जब इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आप लोगों को मेटल मिल जाएगा ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन करवाना यानी अपचयन करवाना। और लास्ट में जो मेटल मिलेगा उसकी हम लोग और रिफाइनिंग करेंगे और प्योरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, पढ़ लो। आज गले में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्लीज पढ़ लो, आप आ जाओ। चलिए, ये क्या आ गया प्रीवियस? चलिए आ जाओ, है ना। तो ये गलत लिख दिया, इधर इधर लिख देता हूं। हाँ, तो देखो ये वाले स्टेप हम लोग पढ़ चुके थे। यहां तक 2 स्टेप पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि दोस्तों कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कैसे हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित करें। इसके लिए क्या हमारे पास में 2 मेथड था क्या? एक था कैल्सिनेशन मेथड, एक था रोस्टिंग मेथड, जिसे आप लोग भंजन भी बोल सकते हो, भर्जन भी बोल सकते हो। भर्जन भी बिल्कुल सही है ना, भंजन भी है, भर्जन भी, कुछ भी दोनों बोल सकते हो आप लोग। आ जाओ दोस्तों, कैल्सिनेशन मेथड कहां पर यूज करा था? सर कार्बोनेट अयस्क के लिए। मैंने आपको बता दिया था, देखो कल भूल जाते हो आप लोग। और इसको हमने कहां पर यूज करा था? सल्फाइड अयस्क के लिए। सर थोड़ा बताओ ना सर, जैसे कैल्सिनेशन मेथड जो होगा उसमें क्या करा था? मैंने आपको क्या करा था बताया था। जैसे मान लो कैल्शियम है, कार्बोनेट स्टेट में पाया जा रहा है, तो उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा मेथड यूज करूं? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? सर कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड में आप लोग क्या करते हो? सर गर्म करते हो। क्या एयर की एब्सेंस में करते हो? क्या वायु की अनुपस्थिति में करते हो? क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हो? क्या बिल्कुल। तो गर्म करने पर ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी अलग हो जाएगी। तो आपको मिल गया ना मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैल्सिनेशन मेथड आप लोग किसके लिए यूज करोगे? कार्बोनेट अयस्क के लिए। जैसे मान लो आपके पास में ये है आयरन, आपका कार्बोनेट स्टेट में पाया जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो आयरन ऑक्साइड में बदलना, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। जैसे जिंक कार्बोनेट है, आप लोग चाहते हो जिंक ऑक्साइड में बदलना, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। दोस्तों लेड कार्बोनेट है, अगर आप लोग चाहते हो लेड ऑक्साइड में बदलना, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। मतलब सभी कार्बोनेट अयस्क के लिए आप लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मेथड बेसिकली क्या है सर? हमको गर्म करना है। तो गर्म करने से ये आपका ऑक्साइड में टूट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है क्या? सर साउंड सही करो, क्या दिक्कत आ रही साउंड में बताओ। दूसरा भी कोई बोल रहा है? कौन से बच्चे ऐसे बोल रहे हैं साउंड सही आ रहा है? एक बार यस कमेंट कर दो। जो बोल रहे हैं साउंड सही आ रहा है, एक बार यस कमेंट कर दो। अरे विकास, साउंड चेक करना एक बार। क्लियर है? अच्छा, ठीक है।
अभी चेक करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों रोस्टिंग मेथड क्या था, भर्जन विधि क्या थी, ये आप लोग कहां पर यूज कर रहे थे, सल्फाइड अयस्क के लिए। इसमें भी आपको क्या करना है, एयर की मतलब इसमें गर्म करना है, लेकिन एयर की प्रेजेंस में गर्म करना है, ठीक है। तो यहां पर हो क्या जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल, यहां पर ध्यान रखो, इसको आप लोगों को यूज करना है सल्फाइड अयस्क के लिए। जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, लेड सल्फाइड है, इसको आपको लेड ऑक्साइड में बदलना है ना, इसको आप लोग गर्म करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने से यहां पर आपका मिल जाएगा लेड ऑक्साइड मिल जाएगा। मिल गया ना, हमको बेसिकली ये लेड ऑक्साइड चाहिए, मेटल का ऑक्साइड चाहिए, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड जब हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका हम लोग अपचयन करवा देंगे। अपचयन करवाने से हम लोगों को, अपचयन का मतलब है इससे ऑक्सीजन हटाना, तो जैसे इसे ऑक्सीजन हट जाएगा लेड हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। जस्ट ये मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो बहुत सारे मेटल है जो सल्फाइड स्टेट में पाए जाता है, तो आप लोगों को अगर उसको ऑक्साइड में बदलना है तो आप लोग रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। आ गया समझ में, आ गया, आ जाओ, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, हम लोगों को रिडक्शन करवाना है, अपचयन करवाना है। यानी जैसे मान लो लेड ऑक्साइड है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका अपचयन करवा दिया, अपचयन करवाने का मतलब है इससे अगर इससे ऑक्सीजन निकलना, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा। देखो मजा आ गया ना दोस्तों। आपका मान लो जिंक ऑक्साइड है, आपने अपचयन करवा दिया तो इससे जिंक मिल जाएगा ना। कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आपने अपचयन करवा दिया तो कैल्शियम मिल जाएगा ना, है ना। क्लियर है। तो अपचयन करवाने से हम लोगों को मेटल मिल जाएगी, और हमारा उद्देश्य यही था मेटल को प्राप्त करना। तो दोस्तों अभी तक हम लोग यहां पर नहीं पहुंचे, अभी तक हम लोग पहुंचे हैं मेटल ऑक्साइड तक। पहुंच गए या नहीं पहुंचे, तो आ जाओ हमारे पास में सर मेटल का ऑक्साइड आ गया, मेटल का ऑक्साइड आ गया। बताओ सर कैसे इससे ऑक्सीजन हटाए, कैसे इसका रिडक्शन करवाए, अपचयन करवाए, जिससे हमको मेटल मिल जाए। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग जानते हैं क्या कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। बोल पहले रहे हो, दिखाई बाद में दे रहा है। अभी देखते हैं यार, रुको। अरे कुछ लैग आ रहा है क्या, दिखाना एक बार मेरे को। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग जानते हैं क्या कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। बोल पहले रहे हो, दिखाई बाद में दे रहा है। बोलता हूँ कॉल, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर ले, मैंने चेक कर लिया है बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है बिल्कुल सही आ रहा है, 7374019437, ठीक है। दोस्तों कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बिल्कुल, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों हमारी जिंक की बात करें, अगर हम लोग बात करें लेड की बात करें, है ना, तो ये आप लोगों के इनकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, मीडियम होती है। और दोस्तों कुछ मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है, जैसे सिल्वर हो गया, है ना, आप लोगों का गोल्ड हो गया, ये आप सभी को पता है, ठीक है। दोस्तों जैसे मान लो आपका जिंक ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है, तो इनको अगर आप लोग मेटल में बदलना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल एक काम करना है। क्या करना है सर, आपको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। रिड्यूसिंग एजेंट, दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं सर, अपचायक को बोलते हैं। अपचायक किसको बोलते हैं, जो अपचयन करवा दे, जो अपचयन करवा दे, या दूसरी परिभाषा क्या है सर, जिसका खुद का ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको बोलते हैं आप लोग अपचायक। तो दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो अपचयन करवा दे। तो अगर मैं यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक अपचायक ले आऊं, तो क्या वो अपचयन करवा देगा क्या, अपचयन करवाने का मतलब है इससे ऑक्सीजन हटा देगा क्या, बिल्कुल हटा देगा। तो सर किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताऊं कौन है, कार्बन। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप लोग जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे कार्बन से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये जिंक के साथ में जो ऑक्सीजन है ना, जिंक की वैसी रिएक्टिविटी कम है, तो और दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में बंधा हुआ है, कार्बन बोलेगा अरे जिंक तेरे बस की बात तो है नहीं, क्यों ऑक्सीजन को पकड़ रखा है, मेरे को दे। तो ठीक है, तो जिंक को हटा देगा और कार्बन ले जाएगा ऑक्सीजन को अपने साथ में।
सिमिलरली दोस्तों जब आप लोग लेड ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे कार्बन से तो क्या होगा, लेड वैसे कम रिएक्टिव है, आपका कार्बन बोलेगा कि यार लेड तेरी रिएक्टिविटी वैसे कम है, ऑक्सीजन को क्यों पकड़ के रख रखा है, मैं तेरे से ताकतवर हूं, तू हट, मैं लेके जाऊंगा इसको, कार्बन को, ये ऑक्सीजन को। तो आपको मिल गई ना मेटल, मिल गई ना मेटल। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यार दोस्तों जिंक ऑक्साइड हो या आयरन ऑक्साइड हो या लेड ऑक्साइड हो या कॉपर ऑक्साइड हो, अगर आप लोग इनसे मेटल निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, रिडक्शन करवाना है, अपचयन करवाना है। किसके माध्यम से, कार्बन के माध्यम से करवाओगे, ये काम आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन दोस्तों एक दिक्कत आती है यहां पर, थोड़े ऊपर वाले जो मेटल होते हैं ना जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, अब आप लोग इसको कैल्शियम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग सोच रहे हो मैं कार्बन से रिएक्शन करवा दूं, लेकिन दोस्तों कैल्शियम क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखा हुआ है, ये कार्बन को देगा ही नहीं, कार्बन को देगा ही नहीं तो कुछ रिएक्शन होगी ही नहीं। तो अगर आप लोग कैल्शियम से ऑक्सीजन को हटाना चाहते हो तो आपका कार्बन यहां पर काम नहीं आएगा। सिमिलरली मान लो दोस्तों आपके पास में सोडियम ऑक्साइड है, आप लोग इससे सोडियम बनाना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं कार्बन का इस्तेमाल कर लूं, कार्बन इससे ऑक्सीजन खींच लाएगा, अरे दोस्तों सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा क्या, बोलो हाँ या ना? नहीं छोड़ पाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिनकी रिएक्टिविटी अच्छी है तो सर इनके ऑक्साइड से वो मिल जाएगा क्या? सर जिंक कार्बोनेट का क्या हुआ दोस्तों, जिंक कार्बोनेट को तो आप लोग कैल्सिनेशन के माध्यम से जिंक ऑक्साइड में बदल दोगे ना। अब बेसिकली जिंक ऑक्साइड से आप लोगों को क्या बदलना है, जिंक में बदलना है, तो आप लोग क्या करोगे, कार्बन का यूज कर लो। ठीक है, तो अगर आप लोग इन मेटल को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं करंट दे दूं, बिजली दे दूं तो टूट जाएगा ना बॉन्ड, कैल्शियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं करंट दे दूं, क्योंकि करंट में बहुत एनर्जी है, तो सोडियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी करंट के माध्यम से तोड़ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी मेटल ऐसी है जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्राप्त करी जाती है, जैसे जिंक तो कैसे मिल गई, सिंपली हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लिया, कपचायक का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, एक बार यस बोल दो। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिल्वर की, गोल्ड की। मैंने आपको बताया सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ना वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। एक्चुअली में ये आपको है ना सीधे ही मतलब आपको नेचर में है ना, मतलब बहुत रिएक्टिविटी कम होती है तो मिलेंगे नहीं आपको सिल्वर ऑक्साइड के रूप में, या गोल्ड बहुत कम मिलेंगे ना। तो आप लोगों को जनरली सिल्वर और जो गोल्ड होता है ना वो नेटिव स्टेट में ही मिल जाते हैं ऑलरेडी, यानी आपका नेटिव स्टेट का मतलब क्या है, फ्री स्टेट में, मतलब सिंपली आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही आपका गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलो एक एक चीज हम लोग बात करते हैं, सर कैसे चीजें होती है। ठीक है, तो एक तो बहुत ऊपर मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, एक मीडियम है, एक और आप लोगों की कम होती है। आ जाओ, तो जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड है, ठीक है, मरकरी सल्फाइड है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको ऑक्साइड में बदलोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे, रोस्टिंग मेथड। रोस्टिंग मेथड में क्या होता है सर, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब आप लोग गर्म करोगे क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अब आप लोग सोचोगे कि सर मरकरी ऑक्साइड को मरकरी में बदलने के लिए मैं क्या करूं, सर कार्बन का यूज करूं क्या? अरे दोस्तों मरकरी की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, आपको कुछ नहीं करना, ना इलेक्ट्रोलिसिस करना, ना कार्बन का यूज करना, जस्ट सिंपली गर्म कर दो, गर्म कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मेटल क्या होती है बहुत गर्म, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होती है, जैसे भाई सिल्वर गोल्ड तो बहुत ही कम होती है, इससे ऊपर कौन आता है,
सर मरकरी आता है और कॉपर इससे ऊपर आती है, तो ये भी कम ही रिएक्टिव होती है। तो सर इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो मरकरी ऑक्साइड आपको कैसे भी मिल गया या कॉपर ऑक्साइड आपको कैसे भी मिल गया, आप बताओ क्या करो, सिंपली गर्म कर दो, गर्म कर दो, ये मरकरी ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऐसे ही मरकरी मिल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को गर्म कर दो, आपको कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको है ना कॉपर मिला, सल्फाइड के रूप में मिला, आपका क्या काम है, ऑक्साइड में बदलना। कौन सा मेथड अप्लाई करूं, कैल्सिनेशन मेथड अप्लाई करूं या रोस्टिंग मेथड? सर कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए होता है, रोस्टिंग मेथड सल्फाइड के लिए होता है। सर ये सल्फाइड है, रोस्टिंग मेथड यूज करो। रोस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, तो आपको कॉपर का ऑक्साइड मिल गया। अब दोस्तों कॉपर का जो ऑक्साइड है आप लोगों का, उसको सिंपली आप लोग क्या कर लो, गर्म कर लो, हीट कर लो, आपको ऐसे ही कॉपर मिल जाएगा, है ना। आपको कोई रिडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। सर मुझे ये बताइए, जो आप लोगों के ये तो आपने उनके बारे में बता दिया। सर ये आपने अभी जो एग्जांपल दिए ना, मरकरी, कॉपर, ये तो आपने उनके बारे में बता दिया जिनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है। सर जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, मीडियम होती है, उनमें हम लोग क्या करें, उसमें आपको कार्बन का यूज करना है। जैसे जिंक ऑक्साइड है आपका, इसमें कार्बन से रिएक्शन करा लेना, जिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आपका लेड, भाई लेड सल्फाइड है, पहले तो आप लोग उसको लेड ऑक्साइड में बदल ही लोगे, कैसे बदलोगे वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, कार्बन का यूज कर लेना, आपका लेड अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और क्लियर है, यहां तक समझ में आई क्या? सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। आप कार्बन क्या चाहता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में लेना, लेकिन कैल्शियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसने पहले से ऑक्सीजन को पकड़ के रख रखा है। कार्बन कैल्शियम से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या, कोई दूसरा तरीका भी है क्या कि कार्बन को यूज करे बिना हम लोग प्योर मेटल प्राप्त कर ले? कोई दूसरा तरीका भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक तरीका और है। क्या है, आ जाओ। तो देखो, मेटल ऑक्साइड को मेटल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कार्बन का उपयोग करने के अलावा एक आप लोगों का तरीका और है। वो तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों ये मैग्नीज ऑक्साइड जो है ना, आप कार्बन से अभिक्रिया नहीं करवाने चाह रहे, आप क्या करो दोस्तों, मैग्नीज से ज्यादा स्टेबल कौन है, सॉरी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों आप लोगों को कई बार ऑक्साइड को अगर आप लोगों को मेटल में बदलना है ना, तो आप लोग क्या करो, उस मेटल से जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, उससे अभिक्रिया करवा दो। उसकी अभिक्रिया करवा दी आपने एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कर देगा डिस्प्लेस और क्या कर देगा, खुद आके बैठ जाएगा। तो आपको चाहिए क्या था, मैग्नीज चाहिए था ना, तो ये आपको मिल गया। दोस्तों जैसे मान लो ये Fe2O3, Fe2O3, देखो मैंने भी आपको टेबल में क्या बनाया था कि आयरन, जैसे आयरन का कोई ऑक्साइड है, आप लोगों को अगर आयरन में कन्वर्ट करना है, कार्बन से विक्रिया कर लो, कार्बन इसका ऑक्सीजन ले जाएगा, आयरन आपको मिल जाएगा। क्या अपचयन करा सकते हो क्या कार्बन के माध्यम से, मैंने बताया था ना। लेकिन दोस्तों एक तरीका और है, एक तरीका वो क्या है सर, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, इससे विक्रिया करा लो। एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को हटा देगा, खुद आके बैठ जाएगा। देखो आयरन आपका अलग हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या दोस्तों? ये दोनों ही जो रिएक्शन है ना, वो एक्चुअली में क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है ना। देख रहे हो आप लोग, हीट मिल रही है, और वो जो हीट रिलीज हो रही है ना, वो इतनी ज्यादा है कि जो आपको मेटल मिल रहा है ना, वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। देखो इधर लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, इधर भी आयरन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आपको। क्लियर है क्या? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सर ये क्या है, मतलब बेसिकली हमको मेटल ऑक्साइड से मेटल को हटाना है, लेकिन बहुत सारी मेटल ऐसी है जो बहुत रिएक्टिव है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो आप चाहते हो अगर उनसे ऑक्सीजन हटाना, उनका रिडक्शन करवाना, वहां पर कार्बन आप लोग यूज नहीं कर सकते।
आप लोगों को वहां पर क्या करना पड़ेगा, करंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। करंट के माध्यम से ही क्या होगा, जो भी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोल दो, बात बराबर है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है, करंट के माध्यम से उससे ऑक्सीजन हटा रहे हो, उसका अपचयन करवा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है ना, हम लोग किस में यूज करेंगे, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे आप लोगों का देखो कार्बन जो है ना, वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड को संबंधित धातु में अपचयित नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन धातुओं में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, आप चाहते हो इससे ऑक्सीजन हटाना, तो इसमें करंट प्रोवाइड करा दो, ठीक है, ठीक है। इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब आप लोगों को क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। अब मेटल की हम लोग क्या कर ले, रिफाइनिंग कर ले। क्या दोस्तों, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखना आप लोगों से बनता ही नहीं करते। अब रिफाइनिंग करें क्या, तो रिफाइनिंग हम लोग कर रहे हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या है, जो मेटल आप लोगों को मिली ना, वो अभी भी आपका प्योर नहीं है। हमको चाहिए 99.99999% प्योर हो, क्योंकि उस मेटल का इस्तेमाल आप लोग अलग अलग डिवाइस में करना चाहते हो। अगर मेटल इंप्योर हुई तो पूरी की पूरी जो डिवाइस होगी ना, वो हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। अभी जस्ट इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सर कैसे आप लोग मेटल का वो करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपको क्या मिला, कॉपर मिला आपको, है ना। अब ये कॉपर जो है ना, वो आप लोगों का क्या है, मान लेते हैं इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग उसका क्या बना लो, जो मेटल आपको मिला है ना, उसको आप लोग बना लो एनोड। सर एनोड बनाने का मतलब क्या है, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लो। और आपके पास में पहले से जो प्योर मेटल है कॉपर, उसको आप लोग बना लो कैथोड, यानी आप लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लो। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों क्या करो, इस कंटेनर में आप लोग भरो कॉपर सल्फेट। देखो ध्यान से समझना, कोई बात नहीं, रिएक्शन समझ में आया नहीं आया, मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना। दोस्तों जैसे ही आप लोग करंट करवाओगे, होगा क्या, जो आपका इम्प्योर कॉपर था ना, वो आप लोगों का टूट जाएगा Cu+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का त्यागेगा। जैसे इसको करंट फ्लो होगी, जैसे एनर्जी मिलेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आपको पता है ना, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जब इनको एनर्जी दोगे, आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो जैसे एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां पर भागेंगे, इधर भागेंगे, इस साइड भागेंगे, इस साइड भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे। और जो Cu+2 है ना, वो इधर कूद गया सॉल्यूशन में। अब होगा क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां पर वापस क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो जो Cu+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ जाएगा। मतलब धीरे धीरे इससे जो कॉपर है ना, हटता जाएगा और इस पे आके जुड़ता जाएगा। तो प्योर आपका कॉपर था ना, उसमें और कॉपर जुड़ जाएगा, और ये धीरे धीरे ये रॉड आपकी पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और ये मोटी होती जाएगी। ठीक है। तो जस्ट ये आप लोगों का एक मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सर ये बताओ ना। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें इस चैप्टर के। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जिससे आपको पता पड़ जाए कि सर जो हमने पढ़ा है, मुझसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे। आ जाओ। निम्न में से कौन सी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाएगी, जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है। बताओ किसकी होती है सर, गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, जो ब्रास होता है वो किसका मिक्सचर है। सर ब्रास एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक का होता है। इसमें 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, बताओ। दोस्तों मैंने आपको बताया था, हेमेटाइट जो है वो तो आयरन का है, सिडराइट किसका है, ये भी आयरन का है। दोस्तों मोनोजाइट भी मैंने आपको बताया था, बताओ भूल गए, याद है कि किसका है। मोनोजाइट कौन बताएगा, कल ही बताया है, देखो गलती कर रहे हो ना फिर आप। मोनोजाइट मैंने बताया था कल। किसका है मोनोजाइट, बताओ मुझे तो यार।
मैं आगे नहीं बताऊंगा मोनोजाइट, आप जब तक नहीं बताओगे मैं नहीं बताऊंगा यार। मोनोजाइट बताओ आप। एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा, बहुत गलत बात है ये। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति है, लड़का है चुन्नू कुमार जी, बहुत बढ़िया चुन्नू कुमार जी। चुन्नू कुमार जी ने बता दिया सर मोनोजाइट है ना वो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया चुन्नू कुमार जी। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट किसका होता है ये आप लोग ध्यान रखो, ये होता है एल्यूमिनियम का। याद रह जाएगा, गड़बड़ नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। इनमें से कौन सी धातु है जो कि सबसे ज्यादा मेलेबल है? मेलेबल, इसमें से सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी होती है? मैंने आपको पढ़ाया था सर, गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गोल्ड की। अब दोस्तों गोल्ड ऑप्शन में है नहीं, क्या करें दोस्तों? सेकंड नंबर पे आता है आपका सिल्वर, तो आपको सिल्वर को सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तो अभी इसको छोड़ दो, अभी हमारा पूरा चैप्टर नहीं हुआ है ना। आ जाओ, बताओ ये जो ऑक्साइड है ये किस प्रकृति का है? दोस्तों सोडियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो आपका सोडियम का ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील भी है, तो इसको आप लोग अल्कलाइन बोल सकते हो। ठीक है, आ जाओ। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। सोडियम को अगर आप लोग खुले में रखोगे तो इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये उससे अभिक्रिया कर लेती है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताओ, कार्बन के द्वारा अपचयन करके कौन सी धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? बताओ, कार्बन से अपचयन करके बताओ। मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करंट देनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑक्सीजन छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से किसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको काट सकते हैं। आ जाओ, चलो बताओ। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने से किस रंग का अवक्षेप बनता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने केमिकल रिएक्शन में कर लिया है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, आ जाओ। इन निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगी? तो अगर आप लोग चाहते हो एल्यूमिनियम सल्फेट से कोई एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दे तो उसकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए। बेचारा मरकरी की तो रिएक्टिविटी होती नहीं है, बहुत कम होता है। कॉपर भी बेचारा बहुत नीचे होता है। एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम है या आयरन है? मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? क्या देखो, ये टेबल याद रखो, है ना, आपका PSC पब्लिक पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एल्यूमिनियम, ये रहा, एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, तो आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। चलो ट्रिक पे आता है। पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, मेरा आलू ज्यादा इतराने लग गया है, याद है क्या आपको या भूल गए? आ जाओ बताओ। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के संपर्क में आती है, तो दोस्तों कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में जब लोहा आएगा, आयरन आएगा, तो देखो आपको पता है कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, है ना। अब होगा क्या, देखो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा, और FeSO4 का रंग होता है हरा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? अच्छा, अब मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा है। सॉरी, ये विलियन का रंग नहीं पूछ रहा, ये रंग जो है ना वो विलियन का नहीं पूछ रहा। ये क्या बोला जा रहा है? व्हेन आयरन नेल्स कम इन कांटेक्ट विद कॉपर सल्फेट देयर कलर चेंज टू। दोस्तों किसका पूछना चाह रहा है ये? इसमें कुछ गड़बड़ है यार, है ना। इसको चलो चेक करते हैं। मेरे हिसाब से यार रंग तो विलियन का रंग था क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ना। विलियन का रंग कैसा हो जाता है? विलियन का रंग, यही क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से पता है। तो ठीक है, सॉल्यूशन कलर चेंजेस, तो सॉल्यूशन विलियन का कलर कैसा हो जाता है दोस्तों? हरा हो जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन ऐड कर लो, हरा। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी शायद, है ना, टाइपिस्ट ने। चलो आ जाओ, बताओ
जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाओगे तो क्या होगा दोस्तों, आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, बताओगे क्या? ये एक एसिड है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब आप लोग किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से करवाओगे तो क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, जब कॉपर ऑक्साइड को आपने HCl से मिलाया तो पहले तो बनना क्या चाहिए सर? वाटर बनेगा 100%। तो अगर वाटर आप बना देते हो, H2O आप लोग अलग कर लेते हो तो क्या बनेगा? H2O अगर आप अलग कर लेते हो, देखो इधर रिएक्शन बैलेंस कर लो, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। इधर आपको पता है इधर H2O बनेगा, यानी इधर आपको 2 हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन इधर से आ गया तो क्या बना आपका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कौन सा बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब वो बैलेंस कर लेना। आप मुझे एक चीज बताओ, तो किसके कारण रंग नीला हरा हो जाता है? पानी की वजह से नहीं होगा, पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता। तो एक्चुअल में बना क्या है यहां पर? कॉपर क्लोराइड बनेगा ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड कहां से बन जाएगा यहां पर? सिल्वर क्लोराइड तो है ही नहीं। हाइड्रोजन गैस कहां से बनेगी? आपको पता है जब भी किसी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हो तो वाटर प्लस सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस थोड़ी बनती है। आ जाओ बताओ, जब जिंक के कण सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, जब आप लोग किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हो तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्या है? ज्वलनशील गैस है। जब इसको जलाओगे ना ये जलती है पॉप साउंड के साथ में, पॉप 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 पॉप, ऐसे पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु के जल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सर आपने बताया था कि अगर आप लोग किसी मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो क्या बनता है? जल्दी से बताओ। सर आपने बताया था मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बताओ मैंने बताया था क्या? और सर मैंने आपको यह भी बताया था अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड में। तो आपने जब सोडियम धातु की अभिक्रिया कराई थी, सोडियम को डाला था पानी में, तो क्या बना होगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर बना होगा। अब ये क्या होता है? वाटर में घुलनशील होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्साइड में हो जाता है। तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई। दोस्तों वही बात है जिससे एक गैस के साथ में जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताओ दोस्तों। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी मेटल से करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ। फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल कहां पर होता है? ये क्या होता है? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। सर आपको पता है मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग है। क्या है? क्रशिंग है। दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है? सर कंसंट्रेशन है। सर सांद्रण है। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, कंसंट्रेशन सांद्रण आप लोग 3 मेथड से कर सकते हो। बताया था क्या 3 मेथड? बताओ जल्दी से। सर एक तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसे आप लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल रहे थे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। एक था मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण, और एक क्या था आपका? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि सर हम लोग इसमें क्या रखते हैं? ऑयल प्लस वाटर रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये वाला मेथड क्या होता है, आप लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हो? स्पेशली सल्फाइड अयस्क के लिए करते हो। सल्फाइड अयस्क के लिए करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑयल में ये तेल में घुल जाता है। कौन कौन से? लेड सल्फाइड के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो, या आप लोगों का मरकरी सल्फाइड है तब इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला मेथड आप लोग सल्फाइड अयस्क के लिए करोगे। दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है, अगर मैं नहीं बताई तो मैं इधर बताता हूं। आप लोगों से पूछा जाए वाटर प्लस कौन सा तेल यूज करोगे? दोस्तों चीड़ का तेल होता है, पाइन ऑयल होता है ना, चीड़ का तेल, बस ये याद रखिएगा, है ना, पाइन ऑयल। उस समय नहीं बताया था, मैं भूल गया था, अभी मैं बताता हूं, पाइन ऑयल। ठीक है, आ जाओ।
तो फेन प्लोनिथिमा एस के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। बताओ किसका? वाटर एंड ऑयल। ऑयल कौन सा होता है? पाइन ऑयल होता है, चीड़ का तेल होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चले आगे, आ जाओ, क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो हर एक क्वेश्चन बनाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा कोरोजन और जंग की बात लगते हैं। जंग का मतलब क्या है दोस्तों? मेटल को जब आप लोग खुले में रख देते हो ना, तो अगर उसके स्वरूप में कुछ चेंज आ जाता है तो आप लोग बोलोगे उस पे उसका कोरोजन हो गया, उस पे जंग लग गई। ठीक है, कोरोजन बोल दो, जंग बोल दो। एक वर्ड और यूज किया जाता है, संक्षारण। किसका संक्षारण हो गया? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब आप लोग सिल्वर का सिक्का है ना, ओरिजिनली ऐसा होता है, जब आप लोग उसको खुले में रख दोगे ना, कुछ समय बाद में काला पड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखो दोस्तों, सिल्वर क्या करता है, ध्यान से समझो। जो सिल्वर, जो आपका प्योर मेटल था, ठीक है, जो कि आपका काफी शाइनी था, हुआ क्या, जब आपने उसको खुले में रखा, खुले में गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर में होती है, तो ये क्या करता है, सिल्वर इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये सिल्वर सल्फाइड होता है ना, इसका कलर होता है ब्लैक, इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप लोग सिल्वर को, अभी एक क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन आया था ना, मैंने बोला था भी बताएंगे, अरे याद है क्या? और दोस्तों इस सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला याद रखो। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S। ये सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देखोगे, कॉपर को भी आप लोग खुले में रखोगे ना, तो उसमें कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कॉपर को जब खुले में रखोगे ना, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, जल वाष्प, उससे अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, है ना, क्या बना लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से कॉपर जो हो जाता है ना, वो आप लोगों का हरा सा पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए इसकी डिटेल हम लोग सुनते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो, जब एक्चुअली कॉपर जो होता है ना, रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कॉपर को खुले में रखने पे इसमें हरे कलर की परत से छट जाती है, तो ये हरे कलर की परत बेसिकली क्या है सर? ये है आपका कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी आपका कोरोजन ही है। कोरोजन मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी मेटल को खुले में रखोगे तो उसका जो अपीयरेंस जो है ना, उसमें चेंज आ जाएगा। सर बेसिक इंजीनियरिंग की ड्राइंग की बुक कब मिलेगा? बेसिक्स इंजीनियरिंग की देखो दोस्तों, अगर आप कोर्स पढ़ रहे हो जनरल साइंस का, एक अपनी जगह बेसिक्स इंजीनियरिंग का, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आएगी बुक, मैं बंद कर दिया बुक वगैरह ये। ठीक है, बुक सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्या बुक खोलते हो जाएगा कि सिलेक्शन पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ लो आप दोस्तों। कोर्स अगर आपने परचेज किया है, मत लो यार। मेरे को मजा आ रहा है कि एक चीज मुझे बताओ, मेरे तो क्या है, लो मैं तो क्लास की स्टार्टिंग में बोल दूंगा, लो मेरी जनरल साइंस की बुक ले लो, इंजेक्शन 399 रुपए की, ये बुक ले लो। बेसिक्स इंजीनियरिंग में हो, लो दोस्तों बेसिक इंजीनियरिंग की मेरी बुक खरीद लो, 350 रुपए। मेरे को कोई दिक्कत है क्या? खरीदो, खूब खरीदो। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया है, पढ़ रहे हो, जीवन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सेम हाल बेसिक्स इंजीनियरिंग में भी है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मैं करवाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, बताओ। फिर भी आप बोलते हो सर बुक कहां मिलेगी? खरीद लो, ऐप कोर्स पे जाके है, बताओ। कोर्स ले लो, कुछ कोर्स ले लिया ना, मैं यूट्यूब पे तो बोल नहीं रहा मेरा कोर्स लो, आप तो आ चुके हो पेड बैच में, मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, समझ लिया? आ जाओ, चलो। सर सबकी बात कर ली आपने, लोहे को कैसे भूल गए? लोहे को कैसे भूल सकते हो दोस्तों? लोहे को भी आप लोग खुले में रखोगे, कुछ समय बाद में क्या इसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा? क्या अजीब सा रंग का हो जाएगा? क्या आपका भूरे से लाल रंग का हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो लोहा जो होता है ना, जो एयर में ऑक्सीजन है वो, और जो ये वाटर वेपर है उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ये अलग ही बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3.H2O। ये क्या है? बेसिकली रस्ट है, ये रस्ट है ना।
तो हुआ क्या, तो आप लोग जब लंबे समय तक लोहे को खुले में रखोगे तो आप देखते हो उसमें भूरे रंग का सा ये बन जाता है। एक्चुअली में क्या है वो, क्या है वो, रस्ट है। ठीक है, तो ये रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रख लो। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब सर प्रिवेंशन कैसे करें, कोरोजन से बचे कैसे, बताओ बताओ। दोस्तों बहुत सारे मेथड है। एक तो गैल्वेनाइजेशन मेथड। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन मेथड क्या है, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। दोस्तों एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें क्या जाता है, क्या डाला जाता है, जिंक डाला जाता है पिघला के, जिंक डाला जाता है पिघला के, जिंक डाला जाता है पिघला के। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को जिसको भी जंग से बचाना है, स्टील को बचाना है, लोहे को बचाना है, उसको डाल दो इस पे, तो क्या वो जिंक में डूब जाएगा क्या पूरा। जब दोस्तों उस पे उसको बाहर निकालोगे तो क्या उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी क्या, जिंक की कोटिंग हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या, बोलते नहीं हो यार आप लोग। तो ये जो जिंक की कोटिंग है ना, वो आप लोगों के अंदर इसको बचा लेगी, किसको, एल्यूमिनियम को बचा लेगी, लोहे को बचा लेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कोरोजन से बचने के अब सबसे पहला तरीका क्या है, गैल्वेनाइजेशन। आप लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी। ठीक है, आ जाओ सर। दूसरा तरीका क्या है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पहला तरीका यह है, बाकी के तरीके आपको बताता हूं क्या दिया हुआ है। दोस्तों दूसरा तरीका है अलॉइंग। अलॉइंग यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको बोलोगे सर, उस मेटल में कुछ 1-2% कुछ ऐसी मेटल मिला दो जो जंग से बचाती हो, जिसमें कोरोजन रजिस्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे करके हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर कुछ 2 पॉइंट दिए हैं, हम लोग समझते हैं। हालांकि यहां तो मैंने आपको सब बता दिया, ये पूरा इन्होंने मिश्र धातु के बारे में बताया और मिश्र धातु को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। दोस्तों बस एक चीज आप लोग और ध्यान रखो, है ना, एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे क्या, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर में आपने क्या मिलाया, जिंक मिलाया, इससे क्या बना, ब्रास बना, तांबा बना। बना या नहीं बना बताओ, बना या नहीं बना बताओ। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये क्या है, एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, बात सही है क्या, कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक इम्प्योर है ना। देखो क्योंकि ना ये प्योर कॉपर है ना ही प्योर जिंक है। सर मेरे हर क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, कब से कमेंट, अरे सीधे क्वेश्चन लिखो ना, पिछला 5 कमेंट तो यही है सर, आप मेरे हर क्वेश्चन को इग्नोर करो, ब्लॉक कर दूंगा अनुराग जी। मेरे हर क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो, 5 कमेंट यही है सारे, आप मेरे हर क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो। अरे क्वेश्चन बताओ ना क्या है, जितना कॉपी पेस्ट अगर ये कर रहे हो, क्वेश्चन करते ना तो जवाब मिल जाता। और ऊपर जाके पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन बताऊं क्या है सर, डेली क्लास चल रही है बेसिक इंजीनियरिंग का, हाँ चल रहा है डेली, ये तुम्हारा डाउट आ रहा है तुम्हारा, पैसे ले लो वापस, ध्यान रखो, ब्लॉक कर रहा हूं, पैसे मैं आपके रिफंड कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। इधर पढ़ा रहा हूं सर, बेसिक इंजीनियरिंग की रोज क्लास चल रही है क्या, मतलब बेवकूफ समझ रखा आपने टीचर को कि टीचर मेहनत कर रहा है, कुछ भी कमेंट करते रहो। सर एग्जाम कब होगा, सर ये कब होगा, डाउट भी क्या पूछ रहा है सर, बेसिक इंजीनियरिंग की रोज क्लास चलती है क्या, पढ़ा रहा हूं मैं इधर जनरल साइंस, सीबीटी 1 जब क्रैक करोगे तब आपको मौका मिलेगा। इधर ध्यान नहीं दे रहे पिछले, और ऊपर से बोल रहे हो सर आप मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हो, मैं हटा रहा हूं, फीस ले लेना अपनी, ये लड़का है अनुराग विश्वकर्मा, यहां से ब्लॉक कर रहा हूं, फीस वापस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पैसों के लिए मर नहीं रहा हूं, मुझे सिलेक्शन देने हैं, मेहनत कर रहा हूं मैं, नहीं सॉरी कुछ भी नहीं, ये देखो कर दिया ब्लॉक। अनुराग जी अब आप कमेंट नहीं कर पाओगे, आप कॉलिंग टीम से करके अभी पैसे ले लेना आपके वापस, जो भी जितने भी देना, 1 करोड़ रुपए दिए ना आपने मेरे को, 1 करोड़ रुपए ले लेना वापस, कर दिया मैंने ब्लॉक, ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है। देखो क्या मैं ब्रास को इम्प्योर बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोलो, क्योंकि ना ही ये प्योर कॉपर है ना ही ये प्योर जिंक है। दोस्तों जब भी आप लोग कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे तो दिक्कत तो होगी ना, जैसे एक तो आप लोग डेली 1 गिलास
शुद्ध दूध पियो, और अगर मैं उसमें थोड़ा सा अशुद्ध मिला दूं, पानी मिला दूं, तो उतना फायदा नहीं होगा ना जितना होना चाहिए था। क्या आपको पता है क्या सर, मेटल जो होते हैं ना उनकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, ये उनकी विशेषता है ना। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या, अगर आपसे पूछे जाए कि जो अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है, क्या उसकी कंडक्टिविटी कम होती है क्या, आप लोग बोलोगे यस सर उनकी कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल से। याद रह जाएगा क्या, समझ में आया क्या, आप लोग बोलोगे जी सर उनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, चालकता, वो कम होती है प्योर मेटल से। पहली बात क्लियर है क्या दोस्तों। जो मेटल्स होते हैं ना उनका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता होगा, अरे कोई टेम्परेचर होता होगा ना जिसमें वो मेल्ट होते होंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मान रहे हैं, कॉपर मान लो 700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट दोस्तों। ब्रास क्या होगा 700 से कम पे मेल्ट कर जाएगा। तो जो अलॉय होता है मिश्र धातु, क्योंकि यार अपनी इंप्योरिटी मिला दी, बेचारा कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, आपने शुद्ध चीजें तो रखी नहीं, तो अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है प्योर मेटल से, इनकी कंडक्टिविटी चालकता भी कम होती है। दोनों कंडक्टिविटी आ गई इसमें। कहानी क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने सारे मिश्र धातु के बारे में पढ़ाया, एक मिश्र धातु के बारे में नहीं पढ़ाया, उसके बारे में अभी पढ़ा देते हैं। उस मिश्र धातु का नाम है अमलगम। सर ये अमलगम क्या होता है, ये मिश्र धातु, इसका मतलब ये भी आपके दो धातु से मिलकर बना होगा, ये दो से ज्यादा धातु से मिलकर बना होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, अगर मरकरी यानी पारा, ये भी तो एक मेटल है, अगर मरकरी एक धातु अगर पारा हो, दूसरा कुछ भी हो, चाहे वो जिंक हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, अगर एक धातु पारा है दूसरा कुछ भी हो, अगर इस मिश्रण को आप लोग क्या बोलोगे, इस मिश्र धातु को आप लोग क्या बोलोगे, अमलगम बोलोगे। जैसे मैंने मरकरी में मिला दिया सिल्वर, दोस्तों इस वाले को आप लोग क्या बोलोगे, मरकरी में जब सिल्वर मिला इसको क्या बोलोगे, सिल्वर अमलगम बोलोगे। क्या बोलोगे, सिल्वर अमलगम बोलोगे, ठीक है क्या, याद रह जाएगा क्या। अगर दोस्तों आपने मरकरी में मिलाया कुछ और है ना, क्या मिलाओगे, जिंक मिला दिया, तो इसे आप लोग क्या बोल दोगे, जिंक अमलगम बोल दोगे। समझ में आ गई बात को। आपने देखा होगा लोगों के जब दांतों में कैविटी हो जाती है तो वो मसाला भरवा के आते हैं, तो ऊपर शाइनी शाइनी होता है ना वो, तो दांतों की कैविटी में आप लोगों का यही मिश्र धातु भरी जाती है। कौन सी, सिल्वर अमलगम, जो मरकरी, पारे और सिल्वर का एक मिक्सचर होता है वो भरा जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों मार्केट में क्या गोल्ड आता है क्या, 24 कैरेट सोना है, ये 22 कैरेट सोना है, ऐसा आता है क्या। तो इनमें से प्योर कौन सा है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। दोस्तों सबसे प्योर गोल्ड जो होता है ना वो होता है 24 कैरेट। लेकिन दिक्कत बताऊं क्या है, ये काफी सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट होता है, तो आप इसके आभूषण बना ही नहीं सकते। यार मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई सॉफ्ट आदमी होगा क्या उसको जंग में भेज सकते हो क्या, नहीं भेज सकते ना। तो यार इसके ऊपर कितनी सारी चीजें आप लोग मारने वाले हो, ये बहुत सॉफ्ट है तो इससे आभूषण बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग गोल्ड जो होता है ना, प्योर गोल्ड, उसमें क्या मिला देते हैं, उसको हार्ड करने के लिए थोड़ा सा कॉपर मिला देते हैं या थोड़ा सा सिल्वर मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं। क्लियर है क्या। तो अब पूरा का पूरा तो 24 कैरेट आपका क्या था, प्योर था, अब आपने इसमें कुछ मिला दिया तो ये आपका कैरेट कम हो गया ना, इसकी शुद्धता कम हो गई ना, 22 कैरेट ही रह गया। या बहुत ज्यादा मिला दिया तो 20 कैरेट ही आप लोगों का रह गया। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई जो गोल्ड है वो 22 कैरेट है, मतलब 24 कैरेट का मतलब क्या है, पूरा शुद्ध है, 100% प्योर है। दोस्तों 22 कैरेट का मतलब क्या है, 22 कैरेट का मतलब क्या है कि सर जो 24 पार्ट होते हैं इसके, जैसे मान लो ये गोल्ड है, इसके 24 पार्ट मान लो, 24 पार्ट मान लो, बोले सर इसके 22 पार्ट जो है ना वो प्योर है, बाकी के जो 2 पार्ट है ना वो आपने क्या मिला दिया, कॉपर या सिल्वर, जो भी आपने मिलाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए सबसे प्योर कौन सा होता है, 24 कैरेट होता है,
22 कैरेट, फिर उससे कम, फिर 20 कैरेट, ऐसे। ये समझ में आ गया क्या दोस्तों? तो मेटल ये अपना पूरा हो गया। कल एक जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नॉन मेटल अधातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल आपका पूरा हो जाएगा। मेटल आपका पूरा हो चुका है, एक क्लास बची है, केवल एक क्लास बची है। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे अपना चलता है, रोज दोपहर 1 से 2, बड़ी आराम से पढ़ो, सिलेक्शन लो, कहीं दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, बस एक क्लास बची है तो अपना फिर मेटल एंड नॉन मेटल हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या आप लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। एक चैप्टर वो बचा है और डेली लाइफ केमिस्ट्री बचा है, बस 2 चैप्टर बचे हैं, पूरा केमिस्ट्री खत्म, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।